नमस्कार साथियों। एग्जाम मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे मैं प्रज्ञा पांडे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा है कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं यूपीएससी जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो सिलेबस है साइंस का स्ट्रीम का, तो हमने इसमें पिछली वाली क्लास में जो पढ़ा है बायो के बारे में हमने पढ़ा। जो है बायो क्या है, ठीक है, उसका वर्गीकरण हमने देखा कि उसका जो बायोलॉजी के फादर कौन बोले जाते हैं। ठीक है, हमने ये सारी चीजें देखी और उसी में हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है, कितने कितने पार्ट में वो डिवाइड किया गया है। उसके बाद हमने उसी के पार्ट में ही हमने कोशिका देखा, चूंकि कोशिका से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है तो कोशिका से पूछे गए हैं, तो उसको जरूरी था कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना। ठीक है, तो हम यहाँ उसी सेगमेंट में आगे बढ़ रहे हैं जो है बायो की सेगमेंट में। और आज हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वर्गीकी। देखिए, हमें जो साइंस का जो सेगमेंट है उसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो बायो का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मतलब जो पहला टॉपिक कह सकते हैं आप, वो था कोशिका। उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो आप इसको बहुत ध्यान तरीके से अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये वर्गीकी है क्या, बायो में वर्गीकी मतलब किस चीज की गई है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो वर्गीकी है, सबसे पहले हमने ये जाना था कि जो बायोलॉजी के जो फादर कहे जाते हैं वो अरस्तु बोले जाते हैं। ठीक है, अरस्तु बोले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वर्गीकी में क्या कहा गया है, वर्गीय जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया, किसने किया, तो जब फादर बोले जाते हैं अरस्तु, तो बेसिक सी बात है कि जो वर्गीकी होगा या क्लासिफिकेशन जो होगा वो सबसे पहले किसने किया होगा, तो सबसे पहले वर्गीकी का जो क्लासिफिकेशन किया उन्होंने अरस्तु ने किया। ठीक है, अरस्तु ने किया। ठीक है, देखिए अरस्तु ने जो ये वर्गीकी की, तो इसका जो पार्ट था इसको 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया। पहला जो पार्ट था तो उन्होंने क्या किया, पहले पार्ट को उन्होंने जंतु जगत में विभाजित किया। पहला जो पार्ट था वो जंतु जगत। ठीक है, हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताकि जो है चीजें समझ में आसानी से आए। ठीक है, और जो दूसरा उन्होंने पार्ट डिवाइड किया वो था वनस्पति जगत, वनस्पति जगत। ठीक है, अरस्तु ने जो डिवाइडेशन किया पहली बार, तो पहला जो था वो जंतु जगत में किया और जो दूसरा किया उन्होंने वनस्पति जगत में किया। देखिए अरस्तु ने जो क्लासिफिकेशन किया ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखा, क्योंकि बाद में इस वर्गीकी को मतलब इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ वो किसने किया, जो आधुनिक क्लासिफिकेशन जो हुआ तो कैरोलस लीनियस ने किया। किसने किया, कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने क्या किया कि अपनी एक बुक थी इनकी सिस्टेमा नेचुरी, ये पुस्तक का नाम भी पूछ लेता है। ठीक है, ये ज्यादा मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इनकी जो बुक थी वो क्या थी, सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने इस बुक में जो क्लासिफिकेशन किया उन्होंने क्या किया कि इसका जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया वो दो, मतलब इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। पहला था जंतु जगत। ठीक है, यानी कि एनिमल किंगडम, एनिमल जो पहला इनका जो डिवाइडेशन हुआ वो क्या था, एनिमल किंगडम। ठीक है, और जो दूसरा उन्होंने डिवाइडेशन किया वो क्या था, जो दूसरा उन्होंने किया वो था पादप जगत, पादप जगत, यानी कि प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरी। इनकी बुक का क्या नाम है, पूरा नाम सिस्टेमा नेचुरी है। ठीक है, और इन्होंने जो डिवाइडेशन किया वो जंतु जगत और पादप जगत में किया। ठीक है, हम आगे देखते हैं, हम इसी के क्रम में आगे देखते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो इनको जो कैरोलस लीनियस थे इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, यानी जो वर्गीकी है उनके पिता ये बोले जाते हैं। कौन, कैरोलस लीनियस जो है वो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, यानी कि फादर ऑफ
टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी यानी जो वर्गीकी है, वर्गीकी के जो फादर माने जाते हैं कौन है, वो कैरोलस लीनियस है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो वर्गीकरण था, कैरोलस लीनियस ने जो वर्गीकरण किया वो लगभग जीवों का जो द्विनाम पद्धति है, जैसे कि जो होमोसेपियंस है, देखिए जो मानव का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस, तो उन्होंने ये वर्गीकरण किया जो द्विनाम पद्धति है, मतलब इन्होंने क्या किया कि जो जाति है, देखिए वर्गीकरण जो किया जाति मतलब स्पेसीज और एक वंश को लेकर यानी जीनस से लिया, तो जो कहा जाता है ना होमोसेपियंस, होमो क्या है इसमें, होमे इसमें स्पेसीज है और जो सेपियंस है ये उसकी वंश की प्रजाति को डिनोट करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो कैरोलस लीनियस ने, इन्होंने लगभग 1753 में जो है वर्गीकरण किया, और किसका वर्गीकरण किया, तो द्विनाम पद्धति का। ठीक है, 1753 में द्विनाम पद्धति का जो वर्गीकरण किया। ठीक है, द्विनाम, और इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, द्विनाम पद्धति का वर्गीकरण। ठीक है, तो हम वर्गीकरण जो पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण किसका किसका पढ़ रहे हैं, तो हम वर्गीकरण यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो जंतु जगत है उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे और जो पादप जगत है उसका वर्गीकरण करेंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री देख ली है। ठीक है, इसको जो है ध्यान में रखिएगा कि जो कैरोलस लीनियस थे, कैरोलस लीनियस थे, तो उन्होंने क्या किया कि वर्गीकी मतलब क्लासिफिकेशन किया, और उन्होंने अपनी बुक में सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने ये बात कही, और इन्हीं को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जा सकता है या फिर फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। चूंकि अरस्तु ने भी इसका डिवाइडेशन किया था, अरस्तु ने भी पादप जंतु जगत और पादप जगत में, वनस्पति जगत में इसका वर्गीकरण किया था, लेकिन ये बहुत मान्य नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने जो नए तरीके से, आधुनिक तरीके से जो वर्गीकरण किया, तो कैरोलस लीनियस ने ये अपनी बुक में सिस्टेमा नेचुरी में इसके बारे में जो है वर्णन किया। अच्छा, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता भी इन्हीं को वो मतलब माना जाता है। 1753 में इन्होंने द्विनाम पद्धति का जो है जनमानस के पटल पे ये लेकर आते हैं। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं। देखिए जो वर्गीकरण है, यहाँ जो वर्गीकरण दिया गया है, यहाँ पे जो वर्गीकरण है ये 5 प्रकार से, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चूंकि ये क्वेश्चन यहीं से उठाते हैं तो हम यहाँ इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो 5 किंगडम था, मतलब जो 5 वर्गीकरण हुआ है। ठीक है, 5 वर्गीकरण जो हुआ है, 5 जगत का वर्गीकरण कह सकते हैं आप। 5 जगत का जो वर्गीकरण है किसने किया है, 5 जगत का वर्गीकरण, 5 किंगडम वर्गीकरण तो किसने करा है, ये थे 1969। ठीक है, सॉरी यहां थोड़ा दिख नहीं रहा है, 1969 में विटेकर ने, किसने वर्गीकरण किया है, जो 5 जगत वर्गीकरण जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो किसने किया है, 1969 में विटेकर। अब विटेकर, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि थोड़ी सी स्पेस कम है तो लिखने में दिक्कत हो रही है। कौन थे, विटेकर, विटेकर। ठीक है, जो 5 जगत का वर्गीकरण किया, वर्गीकी जो हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, तो उसका जो वर्गीकरण किया है वो किसने किया है, विटेकर ने किया है 1969 में। ठीक है, आप इस दोनों चीज को याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये फैक्चुअल है, ये बहुत ज्यादा वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं वर्गीकी। सबसे पहले हमने देखा कि जो वर्गीकी है उसके बारे में हमने जाना कि कौन कौन इसका वर्गीकरण किए हैं, और ठीक है ये सारी चीजें हैं क्या। अब देखिए जो 5 जगत का जो वर्गीकरण किया गया वो जो है विटेकर के द्वारा किया गया। तो उन्होंने क्या किया कि जो 5 जगत वर्गीकरण था तो उसमें पहला जो वर्गीकरण उन्होंने किया, तो पहला जो 5 जगत में जो पहला जगत था वो मोनेरा वर्ग का था। ठीक है, और जो दूसरा हमें इन्होंने जो वर्गीकरण दिया है, जो दूसरा दिया है वो प्रोटिस्टा है, और जो तीसरा है उसको पादप बोलते हैं, चौथे को
कवक तथा जो पांचवा हमें वर्गीकरण मिलता है वो जंतु जगत का मिलता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछता है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन उठा के पूछा है या पूछने की संभावना है, तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगी वो पादप जगत से मिलेगी, और जो दूसरी चीज हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी वो हमें जंतु जगत से मिलेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो पांचों जगत का जो वर्गीकरण है, चूंकि आपको यहाँ पे पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगी ये सारी चीजें, तो हम इसमें बताते हैं, शुरू करते हैं। जो पहला जगत है मोनेरा वर्ग का, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बढ़िया से अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो चीजें पूछती हैं, पूछे जाने की संभावना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए मोनेरा वर्ग क्या है। मोनेरा, यहाँ मोमेरा लिखा है, आप मोमेरा बोलिए या मोनेरा वर्ग बोलिए, तो दोनों सेम लगभग चीजें हैं। तो इसमें कहा गया है कि इस जगत के अंतर्गत, ठीक है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव। देखिए मैंने कल आपको कोशिका में बताया था कि ये प्रोकैरियोटिक होता क्या है, यहाँ भी हम आपको भी बता दे रहे हैं प्रोकैरियोटिक, जिसमें आपको केंद्रक प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रिका, ठीक है, केंद्रक कला, ये सारा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। केंद्रक कला और कोशिकांग, और क्या, कोशिकांग, ये सारी चीजें, कोशिकांग, ये जो पार्ट है कोशिका के, ये केंद्रक कला और कोशिका जो है ये केंद्र मतलब जो सेल है उसके पार्ट है। तो ये सारी चीजें जो है हमें प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं मिलती। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि जो मोमेरा वर्ग है या मोनेरा वर्ग है, ठीक है, उसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। ठीक है, ऐसे जीव होंगे जिनमें केंद्रिका और केंद्रक कला तथा कोशिकांग जो है नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें माइकोप्लाज्म, ठीक है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आदि जीवों को शामिल किया गया है। तो जो ये जीव होंगे, जीवाणु होंगे, साइनोबैक्टीरिया होंगे, ठीक है, माइकोप्लाज्म होंगे, इन सब में क्या हमें नहीं मिलता है, तो उसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रिका नहीं होती है, केंद्रक कला और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं कि आखिर ये साइनोबैक्टीरिया है क्या। ये एक बैक्टीरिया का पार्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में, तो कोई टेंशन नहीं है। साइनोबैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया नहीं है, ये क्या है, ये नीला हरित शैवाल है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें जो जीवाणु है, जो जीवाणु यानी कि जो बैक्टीरिया है, वो परपोषी तथा स्वपोषी होते हैं। जो मोनेरा जगत है उसमें जो हमें जीवाणु मिलेंगे यानी जो बैक्टीरिया हमें मिलेंगे वो क्या होते हैं कि वो पहले तो परपोषी भी होते हैं। परपोषी का अर्थ यहाँ देख लेते हैं। देखिए परपोषी का अर्थ यहाँ पे ये है कि ऐसा जीव जो दूसरों के ऊपर निर्भर हो, और निर्भर किस लिए, भोजन के लिए, ठीक है, अपने रहने के लिए, भोजन के लिए, इत्यादि कार्यों के लिए जो दूसरों जीवों पे निर्भर हो, वो क्या होता है, वो परपोषी जीवों में आता है। ठीक है, अब देखते हैं स्वपोषी क्या होते हैं। देखिए स्वपोषी जो होते हैं वो खुद अपना भोजन बनाते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश से बहुत से पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं, तो वो लोग स्वपोषी में आते हैं। तो जो जीवाणु इसमें पाए जाते हैं मोनेरा वर्ग में, वो क्या होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसी में आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि आर्कियोबैक्टीरिया के लक्षण, इसमें देखिए आर्कियोबैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। देखिए इस वर्ग में आर्कियोबैक्टीरिया भी आता है, ठीक है, और इसके जो लक्षण है वो सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। अब सामान्य जीवाणु आप देख सकते हैं कि नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे होते हैं, तो उनको सामान्य जीवाणु के अंतर्गत रख लेते हैं, क्योंकि वो हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं, तो उनको सामान्य जीवाणुओं के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। देखिए ये इस मोनेरा वर्ग में, ठीक है, इस मोनेरा वर्ग में लगभग आप कह सकते हैं कि जो देखिए वर्गीकरण जो किया गया है वो क्या है, एक तो एक पादप प्लांट है यानी जो प्लांट किंगडम है, और दूसरा जो है जंतु जगत है। तो इस जो वर्ग में दोनों लोग आएंगे। ठीक है, हमने बैक्टीरिया वगैरह के बारे में देख लिया, अब हम पादप के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि फलीदार पादप। अब ये फलीदार की क्या बात आ गई यहाँ पे। देखिए फलीदार का अर्थ ये होता है कि जो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जो अरहर होती है, अरहर जो होती है वो लगभग दलहन की श्रेणी में आती है, मतलब एक फल कह सकते हैं आप, तो वैसा कुछ। और जो फल मतलब कह सकते हैं फल वर्ग जो आता है, फल वर्ग में आते हैं बहुत से फूल और फल आते हैं जो हम लोग यूज करते हैं खाने वगैरह में, तो वो उनको फलीदार आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो फलीदार जो पादप है,
ठीक है, कि जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम क्या करते हैं, सहजीविता जो है प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या है कि जो फलीदार पादप है, पादपों की जड़ों की गांठों में, ठीक है, पाए जाने वाले जो जीवाणु है, और जीवाणु कौन से हैं, वो राइजोबियम है। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि जो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो कार्य करते हैं वो कौन से करते हैं, जैसे दलहनी तिलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं वो राइजोबियम होते हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये सारे कहाँ मौजूद होते हैं, फलीदार पौधों की गांठों में। ठीक है, ये क्या करते हैं, सहजीविता। देखिए ये वर्ड जो आ गया सहजीविता का, सहजीविता का अर्थ यहाँ पे समझना जरूरी है। क्या होता है कि जो ये गांठे हैं, जो ये गांठे हैं, गांठे जो है, जो राइजोबियम जीवाणु है, जो उसको क्या करता है, ये आवास देता है, यानी कि घर देता है। ठीक है, उसको रहने के लिए ये घर देता है। ठीक है, और ये जो राइजोबियम है, राइजोबियम क्या करता है, उसको घर तो मिल गया, लेकिन वो क्या करता है कि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, जिसके थ्रू नाइट्रोजन हमें मिल जाती है। ठीक है, हमें नहीं, पादपों को कह सकते हैं, पादपों को नाइट्रोजन मिलती है, और जो नाइट्रोजन है वो पादप अपने जो है कह सकते हैं ऊर्जा के लिए प्रयोग करते हैं। दलहनी फलीदार फसलें या इन सब चीजों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन के थ्रू ही उसको क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिल जाता है, वो जमीन से, ठीक है, मिट्टी से कह सकते हैं आप। ठीक है, सहजीविता का अर्थ समझ में आ गया, मतलब गांठे जो हैं राइजोबियम को रहने के लिए घर दे रही हैं, और जो राइजोबियम है वो क्या कर रहा है, इनको भोजन दे रहा है, भोजन का कार्य कर रहा है। ठीक है, ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है। ये सारी जो प्रक्रिया है ये अप्रत्यक्ष तरीके से आपको इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा वर्गीकरण किया गया वो कौन सा वर्गीकरण है, यहाँ पे दूसरा वर्गीकरण जो है वो प्रोटिस्टा जगत का है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। अब यहाँ पे एक कोशिकीय का क्या अर्थ है, देखिए जो भी जीवाणु है या जीव है, हम जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं उसमें हमने देखा कि दोनों वर्गीकरण है, पादप है और जो है जंतु है। तो इसमें हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, जीव पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए कि जो जीव है उनके पास जो कोशिका है वो कैसी है, वो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक का क्या अर्थ है, देखिए मैंने पहले बताया कि जो कोशिका है वो दो प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और मैंने प्रोकैरियोटिक में बताया कि उसमें केंद्रक, कोशिकांग, ठीक है, जो केंद्रिका है, ये सारी चीजें जो है हमें नहीं मिलती हैं। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें ये सारी चीजें मिलती हैं, यानी कि इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होगा। ठीक है, यहां लिख देते हैं, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस होगा, उसके बाद केंद्रिका होगी। ठीक है, केंद्रिका होगी। ठीक है, कोशिकांग होंगे, कोशिकांग होंगे। ठीक है, केंद्रक कला होगा। ये सभी क्या होंगे, ये सभी उपस्थित होंगे किसमें, यूकैरियोटिक जीवों में। ठीक है, तो आइए हम इसमें आगे देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक जीव है उसमें क्या क्या आते हैं। देखिए इसमें क्या आता है कि शैवाल तथा संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल होते हैं। जो संघ प्रोटोजोआ है हम आगे पढ़ेंगे, जो संघ है उसका भी वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो हालांकि वर्गीकरण इसी में आ जाते हैं, तो आप इसी में देख लीजिए कि जो संघ प्रोटोजोआ के जो जीव हैं, ठीक है, उनको जो है शामिल किया जाता है प्रोटिस्टा वर्ग में। शैवाल आ जाते हैं, ठीक है, संघ प्रोटोजोआ के जीव आ जाते हैं, और ये सारे किसमें हैं, प्रोटिस्टा वर्ग में। ठीक है, देखिए और इसमें देखिए अब आगे कि जो शैवाल है पर्णहरित युक्त है, यानी कि इनमें जो है, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ठीक, संवहन उतक रहित। अब ये संवहन उतक क्या है, देखिए जो संवहन उतक है, आप कहते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम होता है उसका कार्य क्या है, कि जो जाइलम है वो जल का संवहन करता है, जो फ्लोएम है वो क्या करता है, वो भोजन का संवहन करता है। और किसको संवहन करता है, तो ये पादपों को, पौधों को संवहन करता है। तो ये जो संवहन उतक हुए यानी कि जाइलम और फ्लोएम, इनके बारे में भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि संवहन उतक कौन कौन से हैं। तो जो संवहन उतक है कौन है, पहला जो है वो है जाइलम। ठीक है, जो दूसरा है वो है फ्लोएम। ठीक, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। सॉरी शायद इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है।
तो जो संवहन ऊतक है कौन कौन से है, जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये सभी थैलोफाइट्स हैं। जो शैवाल है, शैवाल क्या होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं। जो थैलोफाइट्स है वो किस वर्ग में आता है, यानी कि हमने देखा जो प्रोटोजोआ संघ है वो भी प्रोटिस्टा वर्ग में आता है। जो थैलोफाइट है, थैलोफाइट्स है, थैलोफाइट्स में आपको शैवाल मतलब फंगाई और जो कह सकते हैं कि ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, थैलोफाइट्स में आ जाएंगी। जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि पादप जो छोटा है वो सारे थैलोफाइट्स में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए कि ये स्वपोषी होते हैं। जो शैवाल होता है, शैवाल को ही आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो वो क्या होता है, वो जो है सहजीविता का संबंध जो है उसके साथ करता है। जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी कोरल रीफ के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो जो शैवाल और फंगाई है या फंगस आप बोल सकते हैं, वो सभी क्या करते हैं कि जो क्लोरोफिल के लिए या फिर सॉरी भोजन के लिए जो है वो बैरियर रीफ से या ग्रेट बैरियर रीफ से जो कोरल रीफ होते हैं उनसे अपना भोजन जो है बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब उसी में रहते हैं और जो है वो स्वपोषी का कार्य करते हैं। ठीक है, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जो हरा शैवाल है, हरा शैवाल हरे वर्णक के कारण हरा होता है। यानी कि जो हरा शैवाल है, जो हरा शैवाल है वो क्या है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट है। तो जो हरा शैवाल वो किसके कारण हरा होता है, हरे वर्णक के कारण, यानी कि ग्रीन पिगमेंट इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अच्छा आप दूसरा देखते हैं कि जो लाल शैवाल है यानी कि रेड जो है एल्गी है, उसका जो रेड कलर है वो हरे सॉरी लाल वर्णक के कारण, यानी उसमें जो पिगमेंट मिलेगा वो कैसा रहेगा, वो रेड वर्णक मिलेगा, यानी रेड पिगमेंट मिलेगा। ठीक है, और जो हम देखते हैं तीसरा है जो भूरा शैवाल है, भूरा जो एल्गी है, ठीक है, उसमें भूरे वर्णक के कारण भूरा होता है। ठीक है, उसमें जो पिगमेंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो ब्राउन कलर का मिलेगा। ठीक है, अच्छा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि ये पूछता है कि किसके कारण जो है हरे होते हैं, रेड किसके कारण होते हैं और ब्राउन किसके कारण होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट आप इस चीज को याद करिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो ये है, शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यानी कि शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें हमें मिलता है, वो हमें फाइकोलॉजी में मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा तीसरा वर्गीकरण हुआ है वो कौन सा है, तो हमें यहाँ पे फंगाई यानी कि कवक है। जो तीसरा वर्गीकरण उन्होंने किया है, किसने किया है, विटेकर ने किया है 1969 में। ठीक है, तो फंगाई के बारे में हम यहाँ देखते हैं। जैसा मैंने पढ़ा शैवाल भी इंपॉर्टेंट है और आपको प्लांट और जंतु जो जगत में जो भी सारी चीजें आएंगी वो इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो कवक के बारे में देख रहे हैं, तो कवक क्या है, कवक एक पर्णहरिम रहित, यानी इसमें क्लोरोफिल जो है होता है, सॉरी मैंने शायद ऊपर हाँ सही बताया है, पर्णहरिम युक्त होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जो फंगाई होता है, फंगाई में क्या हमें मिलता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट है फंगाई में, क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है नहीं पाया जाता। ठीक है, किसमें नहीं पाया जाता, शैवाल में हमने देखा कि शैवाल में पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है इसमें नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि फंगाई में संवहन ऊतक रहित, यानी कि इसमें भी जो जाइलम और फ्लोएम है, इसमें जो जाइलम और फ्लोएम है यानी जल का कार्य जो करते हैं, यानी जल और भोजन को जो पौधों तक पहुंचाते हैं, वो क्या है कि ये दोनों, पहला जो जाइलम दूसरा जो है वो फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, ये दोनों संवहन ऊतक रहित होते हैं। और ये भी क्या है, ये भी जो है यानी कि जो शैवाल है और जो कवक है वो दोनों क्या है, थैलोफाइट्स में आते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो शैवाल है वो किस वर्ग में आता है, मतलब क्या है शैवाल, तो आप क्या कहेंगे कि वो थैलोफाइट्स है।
अगर जो कवक के बारे में पूछेंगे तो कवक भी थैलोफाइट रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो कवक है, ठीक है, कोशिका भित्ति, इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक कह सकते हैं आप बहुत मोटा तत्व माना जाता है। ठीक है, काइटिन, ठीक है, तो वो काइटिन की बनी होती है। तो फंगस अक्सर जो अपना भोजन, ये कह सकते हैं कवक जो अपना भोजन बनाते हैं वो किसको बनाते हैं? ग्लाइकोजन को बनाते हैं। ठीक है, उनका जो भोजन है वो ग्लाइकोजन है। हमें अमूमन जो ग्लाइकोजन मिलता है वो लगभग लीवर के थ्रू मतलब मिलता है, लीवर में बनता है ग्लाइकोजन। ठीक है, तो हमारे शरीर में भी ग्लाइकोजन रहता है। हालांकि फंगस जो है हर जगह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हर जगह जीवित रहते हैं, आपको लगभग ये हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी आप कह सकते हैं, दोनों प्रकार के ये होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है उनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी है। कोशिका भित्ति किसकी बनी है? काइटिन की। ठीक, अब आगे देखते हैं कवक का जो अध्ययन है, यहाँ पे अध्ययन सही नहीं लिखा गया है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। कवक का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पढ़ाया आपको कि जो शैवालों का अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, तो वो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ कवक बोल रहा है। ठीक है, तो कवक का जो अध्ययन हमें मिलता है वो किसमें मिलता है? माइकोलॉजी में। ठीक है, तो इसको कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जो कवक है, खमीर और कुकुरमुत्ता या मशरूम एक प्रकार के कवक है। आप जो मशरूम खाते हैं ना, खमीर खाते हैं, ईस्ट बोलते हैं, खमीर को ईस्ट बोलते हैं। जो ब्रेड वगैरह आप खाते हैं, ठीक है, अमूमन जो हम लोग रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं ब्रेड वगैरह को, तो वो ईस्ट बोला जाता है, खमीर बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें ईस्ट या खमीर कह सकते हैं आप रहता है। ठीक है, जो अच्छा कुकुरमुत्ता की जो है सभी वैसे तो हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन हाँ कुकुरमुत्ता जो होता है वो भी एक फंगस है, मशरूम उसी को बोलते हैं, उसी का प्रारूप ही कह सकते हैं आप कि मशरूम या कुकुरमुत्ता। वैसे कुकुरमुत्ता मतलब बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, उसे आप मशरूम ही बोलिए। तो मशरूम जो है वो क्या है? एक प्रकार का जो है कवक है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें इसमें मिल गई हैं। ठीक है, हमने क्या क्या इसमें पढ़ा? देखिए कि कवक जो है पर्णहरिम रहित होता है। ठीक है, संवहन ऊतक रहित होता है, यानी कि कवक जो है एक थैलोफाइट्स है। ठीक है, और इसकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है इसकी कोशिका भित्ति। ठीक है, अब हमने इसमें देखा कि जो कवक है यानी जो फंगस है, फंगाई है, उसका जो अध्ययन किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो हमने आगे पढ़ा था वो खमीर के बारे में और कुकुरमुत्ता या मशरूम जो कि एक कवक है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमने जो तीसरा वर्गीकरण अभी हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? प्लांट किंगडम का, प्लांट किंगडम का। ठीक है, ठीक, तो इसमें देखिए क्या है कि हाइड्रोफाइट्स या जलोदभिद पौधे। अब ये देखिए जो वर्ड ये दिया गया है कि हाइड्रोफाइट्स क्या होता है। देखिए जो अधिक जल जहां मिलेगा, जहां अधिक जल युक्त स्थान रहेंगे, वहां जो पौधे उगेंगे वो कैसे पौधे होंगे? वो जलोदभिद पौधे होंगे। ये जलप्रिय पौधे होते हैं, इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है? इनको जलोदभिद पौधा बोला जाता है। तो ये अधिक जल वाले स्थान पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है इसमें बड़ा बड़ा अंतराकोशीय स्थान होते हैं। अब अंतराकोशीय स्थान की क्या मतलब क्या होता है? देखिए क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उसमें भी ऑक्सीजन को संचित करने के लिए कुछ मतलब चैम्बर जैसी कुछ कह सकते हैं आप चीजें रहती हैं, तो जहां पे वो ऑक्सीजन को मतलब रखते हैं, कह सकते हैं संग्रहित करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? अंतराकोशिकीय स्थान बोलते हैं। ठीक है, इन स्थानों में वो ऑक्सीजन को संचित किए रहते हैं। ठीक है, जो देखिए यहाँ पे लिखा भी है जो वायु से भरे होते हैं, ठीक है, तथा पौधों के तैरने के लिए सहायक होते हैं। ये क्या करते हैं? जो अंतराकोशीय स्थान होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन से वो उसमें ऑक्सीजन भरी होती है और पौधों के तैरने के लिए काम करते हैं। जैसे जलकुंभी आप देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जलकुंभी। ठीक है, अब जलकुंभी जो है, देखिए जलकुंभी जो है क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी, तो जलकुंभी देखिए कहां से आई है? ये ब्राजील से लाई गई थी। और क्यों लाई गई थी? क्योंकि ये आप देखेंगे कि ये बहुत सुंदर होती है, मतलब ये देखने में बहुत ही ज्यादा आपको सुंदर लगती है। ब्राजील के अमेजन जंगल से मतलब कहा जाता है कि अमेजन से लाई गई है। ठीक है,
और क्यों लाई गई थी कि इसकी पत्तियां और जो पौधे हैं वो बहुत सुंदर देखने में लगते थे। सबसे पहली बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, फिलहाल जो है वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि जलकुंभी जो है इसे क्या कहते हैं, कि बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्राजील से लाई गई थी, अमेजन से लाई गई थी। इसकी सुंदरता के कारण इसको सबसे पहले कहाँ लाया गया, पश्चिम बंगाल में लाया गया। और जब ये वहां पे लाई गई तो इसने आतंक मचा दिया, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, बंगाल का आतंक बोला जाता है। और ये आतंक कैसे मचाती है, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए क्या करती हैं ये जलकुंभी, जहां रहती हैं ये काम करती हैं कि सुपोषण का कार्य कर देती हैं। अब सुपोषण क्या नया वर्ड है, यूट्रिफिकेशन जिसे बोलते हैं। देखिए ये जलकुंभियां जहां रहती हैं वहां के पूरे प्लेस पे बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं आप, घेरा बना के रह लेती हैं। तो सबसे ज्यादा वहां के ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब, जैसे ये सारी चीजें आपने देखा कि इनके अंदर क्या होती है, अंतराकोशीय स्थान होते हैं, तो ये ऑक्सीजन को अपने अंदर कर लेंगी। जहां ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहां बायोमास जो है, बायोमास जैसी घटनाएं, मतलब बायोमास बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां सुपोषण जैसी घटना होती है और वहां की जो मछलियां हैं या फिर कहिए जो जो अन्य पादप हैं वो मरने लगते हैं, ऑक्सीजन चूंकि मिलती नहीं है इनको, ठीक है, बायोमास की अधिकता हो जाती है, ठीक है। तो सुपोषण की घटना जहां पे जलकुंभी पाई जाती है वहां बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बारे में हमने देख लिया, आइए अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हम पादप जगत पढ़ रहे हैं, पादप जगत में ही हम इसके बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए कि हमने अभी जो पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, हमने जलोद्भिद पौधों के बारे में पढ़ा। अब इसी में देखिए क्या आ जाता है कि लवण मृदोद्भिद। अब इसके बारे में देखिए क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही ज्ञात यहाँ हो जाता है कि लवण मतलब नमक, यानी कि जो पौधा नमक प्रिय हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लवण मृदोद्भिद पौधे, ठीक है, ठीक है। जो उच्च लवण युक्त जल में उत्पन्न होते हैं, यानी ये पौधे वहां उत्पन्न होंगे जहां ये इनको लवण यानी नमक की चीजें मिलेंगी, जैसे गैरान वनस्पतियां, गैरान मतलब मैंग्रोव वनस्पतियां, जैसे मैंग्रोव, जैसे मैंग्रोव वनस्पतियां, इसी को गैरान वनस्पतियां भी बोला जाता है, ठीक है। मैंग्रोव जो वनस्पतियां होती हैं, जैसे सुंदरवन में बहुत ज्यादा है भारत में, तो सुंदरवन, कच्छ का रण और जो है आपको खंबात की खाड़ी में मिल जाएंगे। तो ये मैंग्रोव जो वनस्पतियां उगती हैं वो कहाँ उगती हैं, तो इनको उच्च लवण युक्त जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। जहां ये इनको मिल जाते हैं वो ये यहाँ पे उगते हैं, ठीक है, मैंग्रोव वनस्पतियां, ठीक है। हमने देख लिया इसके बारे में। अब आइए देखते हैं अधिपादप। वे पौधे होते हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर यांत्रिक अवलंबन के लिए लगे रहते हैं। देखिए इसमें दो वर्ड आ जाता है कि आखिर ये अधिपादप क्या है, अधिपादप पौधे क्या है और ये यांत्रिक अवलंबन क्या है, समझाते हैं। अधिपादप को आप क्या बोल सकते हैं, देखिए ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए नहीं, अपने रहने के लिए किसी पौधे का सहारा लेते हैं, वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, अधिपादप बोल सकते हैं आप। लेकिन ये दो चीज भी हो सकती है कि जो पादप होते हैं या उपपादप होते हैं, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो दूसरे के, मतलब दूसरे पौधे पे पोषण के लिए भी रहते हैं, जैसे आर्किड आप बोल सकते हैं, वो अपना भोजन दूसरे पौधे से लेता है, ठीक है, अधिपादप में वो भी आ जाता है। और अमरबेल कह सकते हैं, अधिपादप में कौन आता है, अमरबेल, ठीक है। अमरबेल क्या करती है कि एक पौधे पे यांत्रिक अवलंबन के लिए, मतलब वो अपने कह सकते हैं जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए वो दूसरे पेड़ पर लटकी रहती है। आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा पौधा हो जिसपे अमरबेल हो, येलो कलर की होती है, बढ़िया से फूल और बढ़िया, आप देखने बहुत सुंदर लगेगा, उस पेड़ को बढ़िया से छाया एकदम अपने में जकड़ के रखती है। आपको अमूमन ये सारी चीजें जो है, जैसे आप जाएंगे मतलब जहाँ पे वनस्पतियां बहुत ज्यादा है, जैसे अल्पाइन वगैरह चीजों में, या फिर थोड़े मैदानी क्षेत्रों में कम देखने को मिलता है, हालांकि मिलते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अमरबेल क्या करता है, अपने यांत्रिक अवलंबन के लिए, यानी कि वो अपने जीवन के लिए दूसरे पौधे पे लटका कह सकते हैं, लटके रहते हैं, ठीक है, ठीक है, लगे रहते हैं, ना कि पोषण के लिए। ये पोषण के लिए नहीं मतलब लटके रहते हैं दूसरे के पौधे पे, ये जो अपने मतलब जीवन के लिए लटके रहते हैं, ठीक है। ये अधिपादप बोल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल पूछता है कि अधिपादप कौन है, तो आप एग्जाम्पल में क्या दीजिए, अमरबेल दीजिए, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए ये अब आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखिए क्या है कि अदरक
पूछता है कि अदरक जो है किसका उदाहरण है, अदरक जो है किसका उदाहरण है, तो आप क्या कहेंगे कि प्रकंद का। ठीक है, आलू का पूछता है कि आलू क्या है, तो आलू क्या बोलेंगे आप, अस्कंद का, अस्कंद सॉरी अस्तंभ कंद का। ठीक है, लहसुन क्या है, ये सल्क कंद का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए कि सूरन या जिमीकिंद, सूरन को ही जिमीकिंद बोलते हैं, तो ये किसका उदाहरण है, घनकंद का उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। शकरकंद कानवोल वुलेशी कुल का जो है पौधा है, जो शकरकंद है। शकरकंद को आप कहते हैं स्वीट पोटैटो। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, स्वीट, ठीक है, इसी को शकरकंद बोलते हैं। ठीक है, ये किसका है, किस कुल का पौधा है, तो हम प्लांट वर्गीकरण में ही देख रहे हैं, तो वो उसका वर्गीकरण जो किया गया है वो कानवोल वुलेशी कुल में किया गया है। ठीक है, किसका, शकरकंद का, यानी स्वीट पोटैटो का। आइए अब देखते हैं, चूंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करने की जरूरत है, ये क्वेश्चन वन लाइनर में पूछता है, अक्सर पूछा भी गया है वनडे एग्जाम में, और यूपी ट्रिपल एससी का तो जितने भी एग्जाम होते हैं आप देखेंगे कि उसमें लगभग क्वेश्चन आपको ये इन सबसे भरे मिलेंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरक किसका उदाहरण है, प्रकंद का, और जो दूसरा दिया है आलू किसका है, स्तंभ कंद का। लहसुन जो है किसका उदाहरण है, सल्क कंद का। और जो सूरन या जिमी कंद आप बोल सकते हैं, जो सूरन या जिमी कंद है वो किसका उदाहरण है, वो घनकंद का उदाहरण है। ठीक है, शकरकंद का भी पूछ लेता है कि कौन से कुल से ये संबंधित है। ठीक है, तो कानवोल वुलेशी कुल का ये पौधा है। ठीक, अब आइए देखते हैं, देखिए इसमें भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। अब ये देखिए कि जो मटर है, मटर क्या है, लेगुमिनेशी कुल का पौधा है। कैसा पौधा है, द्विबीज पत्रीय साकीय एक वर्षीय पौधा है। अच्छा ये बताइए कि जो मटर है द्विबीज पत्री का क्या अर्थ है। देखिए मटर में आप देखते हैं ना कि दो दाने होते हैं, तो उसका अर्थ यहाँ पे वही है, द्विबीज पत्री से बोलते हैं। ठीक है, साकीय कह सकते हैं, साक जैसी जो है, जो मतलब आपको मिलेंगे वितान, साकीय वितान मिलेंगे, यानी कि जो पौधे होते हैं उन्हें साकीय वितान में भी वर्गीकरण करते हैं। हालांकि यहाँ पे ये वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, थोड़ा वर्गीकरण आप जब पादपों का पढ़ेंगे ना, सॉरी पादपों का नहीं, जो पेड़ पौधे हैं ज्योग्राफी का पार्ट है, थोड़ा सा उसमें ये दिया गया है कि साकी आखिर ये सब चीजें हैं क्या। ठीक है, तो जो मटर है वो क्या है, लेग्यूमिनेशी कुल का है। ठीक है, द्विबीज पत्रीय पौधा है, साकीय है और एक वर्षीय पौधा, यानी कि ये एक वर्ष में एक बार, एक वर्षीय पौधा है या एक वर्षीय जीवित रहता है। इसमें सहारे के लिए जो है प्रतान या वितान पाए जाते हैं। आप देखते हैं ना कि जैसे घुघराले बाल होते हैं, वैसे मटर में भी कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं, बालों जैसी थोड़ी सी साकी एक संरचना मिलती है पतली सी, उसी को प्रतान बोलते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। जो गन्ना है ये क्वेश्चन पूछता है कि किस कुल से संबंधित है। जैसे हमने बताया कि जो शकरकंद था यानी स्वीट पोटैटो था वो कानवोल वुलेशी कुल से संबंधित है। ठीक है, फिर आपसे यही पूछ लेगा कि मटर किस कुल से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी। ठीक है, मटर लेगुमिनेशी कुल का। चूंकि हम पादप वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें इन सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब आइए देखते हैं गन्ना क्या है। गन्ना जो है वो ग्रेमनी या पोएसी कुल से संबंधित है। ठीक है, इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो किसमें है, ग्रेमनी से या पोएसी कुल आप इसे बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए लौंग के बारे में आइए देखते हैं। ठीक है, लौंग क्या है, लौंग जो है मिर्टेसी कुल। ठीक है, साइजीजियम एरोमेटिकम या यूजीनिया कैरियोफाइलेटा, ये क्या है, यूजीनिया कैरियोफाइलेटा जो है ये लौंग का साइंटिफिक नेम है, लेकिन इसका आप दोनों मिल जाता है आपको, साइजीजियम एरोमेटिकम या यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नाम, मतलब ये दोनों आप पूछ सकते हैं कि जो उसका साइंटिफिक नेम है वो क्या है। तो यहाँ आपको मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये मिर्टेसी कुल है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो साइजीजियम एरोमेटिकम या यूजीनिया कैरियोफाइलेटा ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये एक मध्यम कद वाला सदाबहार वृक्ष है। ठीक है, ये हमेशा मतलब 12 मासी है। ठीक है, सदाबहार वृक्ष है। ठीक है, सदाबहार। देखिए जो हमें लौंग मिलती है वो क्या होती है कि क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा है, इवन आप देखेंगे पीसीएस वगैरह में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, वनडे का तो छोड़ ही दीजिए, पीसीएस वगैरह यूपीएससी वगैरह सब में क्वेश्चन पूछा है कि जो लौंग है
वो क्या है? तो देखिए क्या है कि ये पुष्प की कली से प्राप्त होती है, यानी पुष्प का जो हम यूज करते हैं, जो लौंग को यूज करते हैं, वो पुष्प कलिका होती है, ठीक है। पुष्प कलिका से इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसका जो उपयोग है, यानी जो इसका यूज है, वो भोज्य पदार्थ यानी भोजन में, ठीक है। दंत शूल निवारक, यानी कि जब दांतों में दर्द होता है तो इसका यूज जो है हम करते हैं, ठीक है। दंत शूल यानी कि दांतों के दर्द के निवारक में भी काम आता है, इत्यादि में इसका काम किया जाता है, ठीक है। अब ये एक भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि देखिए जो ये लौंग है, इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया में ये माना जाता है। और ये कहाँ से आया है? तो ये इंडोनेशिया में, भारत में आया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं केसर, केसर के बारे में। केसर क्या है? एक मसाला है। लौंग भी हमने देखा कि उसको भोज्य पदार्थों में यूज करते हैं, ठीक है, मसाले में भी यूज करते हैं। तो केसर में भी, केसर भी एक मसाला है जो इरिडेसी कुल के क्रोकस सटाइवस नामक पौधे से के पुष्प से प्राप्त किया जाता है। देखिए इसका साइंटिफिक नेम भी यहाँ पे दिया गया है, इरिडेसी कुल दिया गया है, क्रोकस सटाइवस इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है, ये क्या है? साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम है इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? क्रोकस सटाइवस, ठीक है। और कौन से कुल से संबंधित है? इरिडेसी कुल से, ठीक है। और क्या है? ये मसाला है, ठीक है। अब देखिए कि जो पौधा है यानी जो पुष्प है, वो क्या, उसके वर्तिका या वर्तिकाग्र से, यानी स्टेम कह सकते हैं आप, स्टेम से आप देखे होंगे कि फूल वगैरह में छोटे छोटे दाने टाइप के निकले रहते हैं, ठीक है। फूल में लगभग आपको मिलेगा, फूल उस पे लगा रहेगा, एकदम सॉफ्ट रहता है, तो उसको वर्तिका यानी स्टेम बोलते हैं, वर्तिका, ठीक है। वो उसी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो भिंडी है, भिंडी के पौधे का वास्तविक नाम एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, बहुत ही ज्यादा पूछा है, भिंडी का साइंटिफिक नेम पूछा है, ठीक है। किस कुल से संबंधित है? तो ये किस में आ जाता है? ये प्लांट वर्गीकरण में है, ठीक है। इसका जो वास्तविक नाम है वो एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस है, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत है, ये सारे चीज जो है लगभग साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक नेम में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता अक्सर पूछ लेता है वनडे एग्जामों में, या फिर बहुत यूपीएससी पीसीएस वगैरह सब में पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। हल्दी के पौधे का जो खाने योग्य भाग्य कौन सा होता है? तो इसमें खाने योग्य जो भाग्य होता है वो क्या होता है? प्रकंद होता है। देखिए हमने पढ़ाया ना कि जो यहाँ पे हमने देखा था, अभी देखा था कि जो ये था अदरक था, अदरक क्या था? प्रकंद का उदाहरण है। अदरक क्या है? प्रकंद का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? जो हल्दी है, हल्दी भी खाया जाता है, अदरक भी यूज हो जाती है। तो इसका जो भाग है, हल्दी और अदरक दोनों क्या है? ये प्रकंद में आते हैं, यानी इसका जो खाने योग्य भाग होता है उसको प्रकंद बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका वास्तविक नाम पूछा है, ये साइंटिफिक नेम है, इसको बिल्कुल बढ़िया से याद दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कैरकुमा लौंगा, यानी जो हल्दी है उसका जो नाम है वो क्या है? करकुमा लौंगा इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको ध्यान देने की जरूरत है, बढ़िया से ध्यान से आप इसको देखिएगा, ठीक है। अब ये पूछता है, ये बहुत क्वेश्चन इसमें भी पूछता है कि जिंजीबरेसी कुल का सदस्य है, किस कुल का सदस्य है? तो ये जिंजीबरेसी कुल का, कौन? हल्दी, हल्दी के बारे में यहाँ बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि जो सहतूत या अनानास या कटहल है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सहतूत, अनानास तथा कटहल का जो फल है उसको सोरोसिस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सोरोसिस, ठीक है, सोरोसिस कहा जाता है। अब आइए आगे देखते हैं, काजू व सिंघाड़ा, ये एक फल नट है। नट का क्या अर्थ होता है? जो ऐसा चीज, ऐसा कोई फल जो एक कबर में अंदर हो, ठीक है। नट एक घेरा बोल सकते हैं आप, नट में रहता है, यानी एक घेरे में रहता है जिसमें एक सुरक्षा आवरण का काम करता है। तो जो काजू होता है और सिंघाड़ा होता है वो क्या है? वो कौन सा फल है? वो नट है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि सिंघाड़ा का बीज, ठीक है, जबकि लीची का मांसल बीज चूर्ण खाया जाता है। सिंघाड़ा का हम क्या खाते हैं? ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सिंघाड़े का हम क्या खाते हैं? हम बीज खाते हैं, ठीक है। जो लीची है, लीची का
मांसल बीज चोल होता है जो व्हाइट का होता है, अंदर आप जब उसको खोल को निकालेंगे उसमें व्हाइट सा कुछ निकलता है, तो वही उसी को क्या बोलते हैं, बीज चोल बोलते हैं। तो लीची का जो बीज चोल है, मांसल बीज चोल है, वही जो है खाया जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे क्या है कि सेब व नाशपाती का फल, ठीक है, पोम, ठीक, जबकि खीरा, खरबूजा और लौकी का जो फल है वो पीपो कहलाता है। जो सेब या नाशपाती का जो फल है उसको क्या बोलते हैं, पोम बोलते हैं। ठीक है, और जबकि खीरा, खरबूजा या लौकी का जो फल है उसको क्या बोलते हैं, उसको पीपो बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान देने की बात है, यहाँ पे क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अक्सर इतना ज्यादा क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल जाता है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन, और इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से दिमाग में रखिए। देखिए कुनैन क्या है, ठीक है, कुनैन एक प्रकार का वृक्ष है, इसकी छाल से हमें क्या मिलता है, मलेरिया के उपचार की दवा बनाई जाती है। कुनैन एक प्रकार का वृक्ष है। ठीक है, कह सकते हैं आप आवृतबीजी पौधा है, आवृतबीजी पौधा है। आवृतबीजी का मतलब होता है कि उसमें बीज वगैरह नहीं मिलते, मतलब कह सकते हैं आप एक ध्यान में याद करने के लिए ऐसा कुछ। ठीक है, कुनैन जो है एक प्रकार का वृक्ष है, इसकी छाल से मलेरिया के उपचार के लिए, यहाँ पे लिखा भी है कि प्रमुख औषधि है, जिसे सिनकोना नामक आवृतबीजी पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसमें जो औषधि है, इसमें ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछेगा कि चूंकि एक कंफ्यूजन में थोड़ा कर देते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन होती है उसमें क्या होता है, उसमें सिनकोना नामक आवृतबीजी पौधे से, यानी आवृतबीजी पौधे से उसकी छाल निकाली जाती है, जिसके लिए यानी औषधि के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा पूछा भी क्वेश्चन आता है। किसके उपचार के लिए पूछता है, तो मलेरिया, और मलेरिया किससे होता है, तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से कह सकते हैं आप। ठीक है, एंडीज का तो डेंगू होता है, डेंगू से एडीज होता है। ठीक है, मतलब एडीज से डेंगू होता है। तो मलेरिया जो है मच्छर से होता है, उसके मतलब उपचार के लिए जो औषधि यूज होती है वो कुनैन होती है। ठीक है, सिनकोना नामक वृक्ष होता है, ठीक है, उसके छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनैन जो सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। कुनैन क्या है, एक औषधि है। ठीक है, अब देखिए मलेरिया निदान है आर्टीथर नामक औषधि बीजीय पादप से तैयार की जाती है। ये एक प्रकार का, ये भी मलेरिया के निदान में यूज होता है। आर्टीथर नामक जो औषधि है, इसका जो बीजीय पादप है, यानी बीज है, बीज का जो पौधा है, कह सकते हैं पादप से जो बीज निकाला जाता है, आर्टीथर नामक औषधि है यानी पेड़ है, तो वो क्या यूज होता है, मलेरिया के निदान में भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है कि एट्रेविन, क्लोरोक्विन इत्यादि जो औषधियां हैं वो मलेरिया के निदान हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछ लेता है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछता है कि देखिए क्या क्या हमें मिला, मलेरिया के उपचार के लिए क्या क्या हमें यहाँ पे मिल गया। देखिए पहला तो हमें जो मिला वो कुनैन मिला, किससे प्राप्त होता है, सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, ये आवृतबीजी पौधा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, हमें देखते हैं कि जो मलेरिया का निदान होता है वो उसमें आर्टीथर नामक औषधि होती है, उसके बीज से, बीजीय पौधा होता है, पादप होता है, उससे जो है तैयार की जाती है। ठीक है, और जो तीसरा हमने देखा कि एट्रेविन, क्लोरोक्विन, ये जो इत्यादि औषधियां हैं ये भी क्या होती हैं, मलेरिया के निदान हेतु प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, पपीता का जो वानस्पतिक नेम है, यानी जो साइंटिफिक नेम आप कह सकते हैं, कैरिको पपाया है। इतना ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा है, इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, जब आप पढ़िए तो हाईलाइट करके आपको इसको नोट डाउन करके रखिएगा कि ये कैरिको पपाया क्या है, तो पपीते का वानस्पतिक यानी साइंटिफिक नेम है। ठीक है, इसमें जो एंजाइम उपस्थित होता है, यानी पपीते में जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। एंजाइम कौन सा है, पपैन नामक। ठीक है, पपैन नामक पपाया में एंजाइम पाया जाता है जो इस प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, यानी मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन में पपैन नामक जो एंजाइम है पपीता से मिलता है वो काम करता है। ठीक है, सहायक होता है कह सकते हैं। अच्छा, जो पपीता होता है, पपीता जो होता है उसके पीला रंग जो उसका होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो कैरिका जैंथिन,
नामक जो हम कह सकते हैं पिगमेंट है, ये पिगमेंट बोल सकते हैं, पिगमेंट यानी कि जो वर्णक है, जो पीला रंग देता है, वो कौन सा है, वो कैरिका जैंथिन है। ठीक है, ये किसमें है, पपीते में है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, सेब के फल में लाली का कारण, चूंकि ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है, बहुत प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन उठा के आप देखेंगे तो वनडे के एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि जो सेब है उसके फल का, यानी जो सेब का फल है उसमें रेड कलर का, मतलब लाली का मतलब होता है रेड, जो कलर है वो किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन या एंथ्रोसाइनिन जो पिगमेंट होता है, ठीक है, उसके कारण होता है। तो कौन सा है, सेब में रेडनेस का जो कारण है, सेब में जो रेडनेस का कारण है, यानी लाली का कारण कह सकते हैं, लाल कलर का जो होता है, तो वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए, लाल नारंगी फल मतलब जैसे संतरा कह सकते हैं आप। ठीक है, उनमें जो मतलब वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, कैरोटीन, यानी जैसे गाजर में जो होता है, गाजर कैसा होता है, आपको हल्का लाल, मतलब कह सकते हैं नारंगी होता है, ज्यादातर लाल भी होता है, तो कैरोटीन, गाजर जो, गाजर में ये रेडनेस कह सकते हैं, लाल नारंगी जो रंग का वर्णक होता है, वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए टमाटर में क्या है, टमाटर में लाइकोपिन नामक वर्णक पाया जाता है, जहां यानी कि टमाटर के जो रेडनेस का कारण है, मतलब रेड कलर है उसमें लाल वर्णक है, वो लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए, पीले रंग के वर्णक जैसे चेंथोफिल, हल्दी में जो है, हल्दी के जो पीलेपन का कारण है वो कौन है, जेंथ्रोफिल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, चुकंदर में कह सकते हैं आप, मजेंडा कलर कहते हैं ना उसको, शायद वो मजेंडा कलर में आता है, तो चुकंदर में विटरनिन वर्णक जो होता है उसके पिगमेंट का कारण होता है, यानी उसके कलर का कारण होता है, चुकंदर में विटरनिन। ठीक है, हल्दी में जेंथोफिल, ठीक, गाजर में कैरोटीन, ठीक, और टमाटर में लाइकोपिन। ठीक है, पिन पिन करके है, तो इसको आप थोड़ा सा याद करिएगा। ठीक, अब देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अफीम के पौधे का वानस्पतिक नेम, यानी कि साइंटिफिक नेम बहुत पूछा है, तो क्या है, पेपावर सोमनीफेरम, पेपावर सोमनीफेरम। ठीक है, किसका नाम है ये, अफीम है। अब अफीम क्या है, इसे ओपियम पापी भी कहते हैं। अफीम जानते हैं कैसे निकलती, अफीम को फूल होता है, अफीम का पौधा होता है, वो अर्ध परिपक्व अवस्था में रहता है, जिसके जो है कह सकते हैं आप कि गोद कह सकते हैं, उसको काटा जाता है तो उसमें से मतलब दूध निकलता है, तो उसी को एकत्रित किया जाता है और उससे क्या बनता है, अफीम बनाई जाती है। अफीम क्या है, अफीम एक मादक पदार्थ है। ठीक है, अफीम क्या है, मादक पदार्थ है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पेपावर सोमनीफेरम। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं, इसे ओपियम पापी भी कहते हैं, दोनों चीज आप याद करिएगा। ठीक है, अब देखिए मार्फिन की बात आ जाती है, जैसे मैंने पढ़ा कि अफीम जो है, मैंने पढ़ाया जो अफीम क्या है, एक मादक पदार्थ है। क्या है ये, मादक पदार्थ। ठीक है, मादक पदार्थ है। ठीक, क्या है, मादक पदार्थ, क्या है, मार्फिन मादक पदार्थ है। ठीक है, इसके अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। फल होते हैं जो अधपके हो सकते हैं, ठीक है, उनसे ये प्राप्त की जाती है, मार्फिन भी और अफीम भी, दोनों मिलती हैं। ठीक है, अफीम का वानस्पतिक नेम पेपावर सोमनीफेरस है। ठीक, दोनों अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती हैं। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता, क्या पूछा है। ठीक है, लहसुन तथा प्याज की अभिलाक्षणिक गंध, मतलब जब आप लहसुन छीलते हैं तो उसमें से कुछ अजीब सी गंध निकलती, प्याज छीलते ही आप रोने लगते हैं, तो वो किसके कारण होता है, तो वो उसमें सल्फेनिक यौगिक होता है, यानी सल्फर का यौगिक है जिसका नाम सल्फेनिक है। ठीक है, वो ज्यादा पूछा जाए, बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्याज में जो है उसके गंध का क्या कारण है, लहसुन में उसके गंध का क्या कारण है। सबसे पहले तो ये पूछता है कि किसके यौगिक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सल्फर के यौगिक है, और उसमें जो तत्व हमें मिलता है, प्याज से जो तत्व हमें स्रावित होता है जिसे हम रोने लगते हैं, तो उसको सल्फोनिक बोलते हैं। ठीक है, उसमें प्याज और लहसुन में गंध के कारण सल्फर यौगिक है। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया कि जब आप छिलके उतारते हैं तो उसमें से
जो है कह सकते हैं कि आप निष्कासित द्रव्य होता है जिसे सल्फेनिक बोलते हैं, ठीक है, जिसके कारण आंसू आते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा है, मिर्च का तीक्ष्ण या तीखापन स्वाद उसमें उपस्थित कैप्सेइसिन कैप्सेइसिन नामक पदार्थ के कारण होता है। ठीक है, जो इसका तीखापन है वो किसके कारण होता है? कैप्सेइसिन के कारण होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका जो रासायनिक सूत्र है, जो इसका केमिकल फार्मूला है वो क्या है। ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि C18S27 NO3, ठीक है, जो इसका केमिकल नेम है, कह सकते हैं केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है वो क्या है? C18S279O3। ठीक, तो इसका जो तीखापन है वो किसके कारण है? कैप्सेइसिन। ठीक, इसका साइंटिफिक नेम ये है, सॉरी जो है केमिकल फार्मूला ये है। ठीक है, अब ये देखिए कि जैसा मैंने पढ़ाया था कि जो कोशिका की खोज 1665 में किसने करी थी? रॉबर्ट्स हुक ने की थी। तो उन्होंने क्या किया था कि कार्क की छाल से कोशिका की खोज की थी। उसमें उन्होंने देखा कि कार्क नामक जो ओक होता है, आप ओक वृक्ष के बारे में पढ़े होंगे कि अमेरिका में सबसे ज्यादा मतलब हैवी कह सकते हैं हम, लॉन्गेस्ट जो है ये वृक्ष होता है। तो उन्होंने क्या करा कि रॉबर्ट्स हुक ने क्या करा 1665 में कार्क से उन्होंने छाल ली। उसके बाद उसमें उन्होंने जो है माइक्रोस्कोप से देखा कि जो है बहुत उनको चैम्बर नुमा बहुत संरचनाएं मिली, जिन्होंने जो उन्होंने उसको कोशिका नाम दिया। हालांकि उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, वो जो उन्होंने पहली बार फादर ऑफ सेल भी बोला जाता है रॉबर्ट हुक को। तो उन्होंने पहली बार जो कोशिका की खोज की तो वो मृत कोशिका थी। बाद में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जो है 1974 तो उसमें उन्होंने क्या करा कि उन्होंने देखा कि जीवाणु कोशिका में उन्होंने जो है कोशिका सेल की खोज की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें कोशिका भित्ति वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह सारी चीजों के बारे में आगे वर्णन बहुत से साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिकों ने किया। ठीक है, जब कोशिका की खोजी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि कार्क या ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वानस्पतिक नेम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, क्वेरकस सुबर है। ये क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ये सेल से रिलेटेड है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि जो कार्क है, ठीक है, यानी ओक कह सकते हैं आप, तो उसका जो साइंटिफिक नेम क्या है वो क्या है? क्वेरकस सुबर है। ठीक है, ठीक, तो आइए देखते हैं कि जो ये कार्क ये कहाँ मतलब कहाँ इसकी उत्पत्ति स्थल है, ये ज्यादा यानी मेजरली ये कहाँ मिलता है। तो ये पौधे की जो उत्पत्ति है वो क्या है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होती है। यूरोप और अफ्रीका का जो लगभग क्षेत्र बोल सकते हैं, भूमध्य सागर वैसे यूरोप में है, तो पूरा वो एरिया ऊपर और नॉर्थ साउथ का उसमें जो है ये पौधा ज्यादातर वहां पे मिलता है। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थल वही है। और ये किसकी बात हो रही है? कार्क की, यानी कि योग की बात हो रही है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है या वानस्पतिक नेम। ठीक है, क्वेरकस सुबर। ठीक, अब आइए देखते हैं हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने 4 हम पढ़ चुके हैं। लास्ट में जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वो हमें जंतु जगत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये अभी पार्ट बहुत बड़ा है, आपको बहुत आगे तक मिलेगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं जंतु जगत के बारे में। शुरुआत करते हैं जंतु जगत के बारे में। हम इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद। ठीक है, देखिए जो जंतु जगत है, ठीक है, यानी कि जंतु जगत जो है इसमें क्या क्या आ जाते हैं? जंतु में कीट, आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। जो कीट हैं यानी कि जो इंसेक्ट हैं, छोटे छोटे बहुत सारे कीट हैं, वो किस में आते हैं? ये कौन सा संघ होता है? आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, लगभग अब तक जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो कीट हैं जिनकी खोज की गई है वो लगभग कितने हैं? मतलब जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु या कह सकते हैं जो जातियां हैं उनकी जो लगभग खोज हुई है वो आज तक कुल ज्ञात में, मतलब आज तक आधुनिक तक जो है 15 लाख लगभग, मतलब 60%, जिसमें 9 लाख, ठीक है, 9 लाख आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं।
ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं, जंतु जगत में आ जाते हैं। मतलब लगभग 15 लाख प्रजातियों की हम खोज कर चुके हैं और उनका जो 60% है यानी 9 लाख जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव है। बहुत बड़ी संख्या है ना ये वाली। अच्छा ये देखते हैं इसमें, ठीक है। प्राय सभी एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। देखिए एक कोशिकीय मैंने यहाँ पे बताया, जैसे ये एक वर्ड आ गया एक कोशिकीय क्या होता है, तो एक कोशिकीय मतलब जैसे अमीबा है एक कोशिकीय जीव है, तो उसमें जो उसके कोई भी ऐसा जीव जिसके निर्माण में एक कोशिका भाग लेती है वो क्या वो आ जाते हैं, वो एक कोशिकीय जीव में आ जाते हैं, ठीक है। उनका जो मतलब जनन की जो विधि है वो किसमें आ जाती है, वो अलैंगिक विधि से वो जनन करते हैं, ठीक है। जिसमें जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक। प्रोटोजोआ जंतु है जो कि प्राय विखंडन विधि द्वारा जनन करता है, विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। देखिए जो अलैंगिक विधि में क्या होता है कि इसमें जो जनक है वो केवल एक होता है, जनक जो है एक होता है, ठीक है, एक, ठीक। इस एक जनक के थ्रू जो है जो भी जीव पैदा होता है वो एक जीव के थ्रू पैदा होता है, ठीक है, उसको अलैंगिक विधि द्वारा जनन बोलते हैं, ठीक है। अमीबा क्या करता है कि अमीबा जो है विखंडन विधि से क्या करता है, अमीबा कुछ ऐसा रहता है, ठीक है, जो भी इसके मतलब ये अपने खाने के लिए इसका पादाप कह सकते हैं बाहर निकलता है। अगर टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड के अनुसार होता है, विखंडन होता है, तो ये यहाँ से बीज से या फिर कहीं से टूट के अलग हो जाता है और ये क्या करता है कि दूसरा नया जीव यानी कि जो दूसरा अमीबा है वो बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक ही जीव से उसने एक ही जीव से मतलब एक ही अमीबा से एक उसका पार्ट अलग हो गया, वो नया जीव यानी दूसरा जो अमीबा है वो तैयार हो गया, ठीक है, उसको कहते हैं विखंडन विधि, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कवक जो है अधिकांशतः कवक में क्या होता है, यूकैरियोटिक, अधिकांशतः जो कवक है वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। जो अधिकांशतः जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो कौन से होते हैं, ईस्ट या मशरूम। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि कवक कैसा है, तो यूकैरियोटिक है, और जो ईस्ट या मशरूम है वो कैसे हैं, तो ये बहुकोशिकीय है। अच्छा यहाँ पे बहुकोशिकीय का अर्थ है कि बहुत सी कोशिकाओं से निर्मित, मतलब इनमें जो कोशिकाएं होंगी वो असंख्य होंगी, ठीक है, इनका निर्माण जो है बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर हुआ होगा, और यूकैरियोटिक जो है वो कवक माने जाते हैं, ठीक है। देखिए पादप जो होते हैं, जो पादप होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, ठीक है, उत्पादक होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जल बनता है, ठीक है। तो पादप क्या है, स्वपोषी है, ठीक है। पादप में जो है ब्रायोफाइटा भी आता है, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी पादप भी आते हैं, आवृत बीजी पादप, ये सभी किस में आ जाते हैं, इनका वर्गीकरण जो है वो पादप में किया गया। ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, ये कि जो पादप है इनका जो वर्गीकरण है वो किन किन में है, तो आप क्या कहेंगे कि जो है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी पादप तथा आवृतबीजी पादप, इन सबका वर्गीकरण पादप में है, ठीक है। जंतु जो है सभी उपभोक्ता जीव यानी कि जो दूसरे जीव पे निर्भर है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, देखिए क्या है, कशेरुकी, ठीक, कशेरुकी में कौन कौन से आ जाते हैं, मतलब ऐसे जीव, ठीक है, ऐसे जीव, कशेरुकी का अर्थ होता है रीढ़ वाली हड्डी वाले जीव, ठीक है। रीढ़ वाली हड्डी किस में आ जाती है, कौन कौन से जीव आते हैं, मछलियों में आ जाती है, ठीक है, उभयचर में आते हैं यानी पक्षियों में आ जाते हैं, मेढक वगैरह उभयचर है, ठीक है, सरीफ यानी रेप्टाइल, सांप वगैरह, ठीक है, पक्षी तो आपने देख ही लिया, स्तनधारी यानी मानव जो है डॉल्फिन और कह सकते हैं हाथी वगैरह, ठीक है, ये सब स्तनधारी में आते हैं, डायनासोर वगैरह, तो ये सारे कशेरुकी जीव में आते हैं। अच्छा अब कशेरुकी देखिए, ऐसे जीव जिनमें हड्डी मतलब जो है स्पाइनल कार्ड यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो कौन कौन से हैं, कौन सा वर्गीकरण हुआ है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है, प्लैंटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, निमेटोडा, एनेलिडा, ठीक है, मोलस्क यानी कि जो कह सकते हैं आप मोलस्क में वो आते हैं, सॉरी मोलस्क में आते हैं
जो केकड़ा वगैरह, सॉरी मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली याद आ रहा था, मोलस्क जो है केकड़ा वर्ग में आता है, केकड़ा जो है मोलस्क में आता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि इसमें हड्डी कशेर की यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो कौन कौन से पेरिफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, नेमेटोडा है, ठीक है, नेलिडा है, मोलस्क है, ठीक है। इसी में आर्थ्रोपोडा आ जाते हैं, काइनोडर्मेटा आ जाती हैं, ये सभी संघ के जीव किस में आ जाते हैं, ये आकाशेरकी में आते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद करने की जरूरत है क्योंकि ये पूछता है, ठीक है। अब आइए प्रोटिस्टा वर्ग, देखिए इसमें क्या है कि प्रोटिस्टा वर्ग जो संघ है उसमें यूकैरियोटिक जीव आ जाते हैं। यूकैरियोटिक मैंने समझा दिया कि इसमें इन सब में जो है केंद्रक कला और केंद्रक वगैरह नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, सॉरी पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते, ठीक है। ये अधिकांश का एक कोशिकीय जीव होते हैं। जो प्रोटिस्टा वर्ग में रखा गया है वो अधिकांश का एक कोशिकी यानी एक कोशिका से निर्मित जीव होते हैं, ठीक है, जिसमें अधिकतम शैवाल आ जाते हैं। अब आइए देखिए संघ प्रोटोजोआ जो संघ है उसमें कौन कौन से आते हैं, देखिए मोनेरा है, मैंने पढ़ाया मोनेरा के बारे में, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव जिसमें न्यूक्लियस वगैरह नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसी में माइकोप्लाज्मा यानी जीवाणु भी आ जाती है, ये सभी आ जाते हैं। अब देखिए जो केकड़ा है, केकड़ा जो वर्ग है वो किससे संबंधित है, केकड़ा मेलेकोस्टेटा वर्ग, ठीक है। जबकि बरूथी, बिच्छू, जो मकड़ी है इरे क्विनिडा वर्ग से संबंधित। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, ये मकड़ी का जो क्वेश्चन है ये उठा के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि किस वर्ग से संबंधित है, एरेक्निडा, ठीक है, इसको आप याद करिएगा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा संघ के आकाशकेरुकी जीव है, ठीक है। ये सभी केकड़ा, मेलेकोस्टेटा वर्ग, ठीक। मोलस्क भी आप इसे कह सकते हैं, मोलस्क में भी आ जाता है। बरूथी, ठीक, बिच्छू, ये बिच्छू जैसा ही होता है बरूथी। मकड़ी जो है एरेक्विनिडा वर्ग से संबंधित है, इसको याद जरूर याद करिएगा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा संघ के आकाशकेरुकी जीव, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कीट वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो जंतु उनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। जो कीट वर्ग है, ठीक है, कीट वर्ग है वो उनमें क्या होते हैं, उनमें 3 जोड़ी आपको जो है पैर मिलते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, जुगनू या खद्योत का एक परिवार है, ठीक, जिसमें चमक, ये क्वेश्चन पूछा है ल्यूसीफरेज नामक एंजाइम, जो जुगनू होता है, जुगनू आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी, तो जुगनू प्रकाश करता है अंधेरे में, वो किसके कारण होता है, तो क्या होता है ल्यूसीफरेज नामक उसके अंदर एंजाइम पाया जाता है जिसके थ्रू वह प्रकाश उत्पादित करता है, ठीक है, उत्सर्जित कर सकता है, ठीक है, उसी के कारण वह प्रकाश देता है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे मादा मच्छर के मुख उपांग पक्षियों एवं स्तनियों की त्वचा में चुभकर रक्त चूसने के लिए उपायोजित होते हैं, ठीक है। जो देखिए मच्छर जो होता है, जो फीमेल होता है वो जो है काटता, हम लोगों को काटता नहीं, यानी मतलब किसी भी जीव को नहीं काटता, काटता कौन है, मादा मच्छर हमें काटती है, ठीक है। उसके जो मुख उपांग होते हैं, ठीक है, मच्छरों के भी और पक्षियों या स्तनियों के, जो लोग मतलब चुभाते हैं या फिर वो मतलब दूसरे के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, ठीक है, चुभाकर, तो उनके लिए जो मुख उपांग है वो मतलब उसी के थ्रू वो जो है काटते हैं, ठीक है। जबकि नर मच्छर के फल, ठीक है, नर मच्छर फल फूलों का रस चूसने के लिए, मतलब जो नर मच्छर होता है वो क्या करता है, वो शाकाहारी कह सकते हैं आप, वो फल फूल के ऊपर अच्छा चीज खाता है। जो ये मादा मच्छर होती है वो ब्लड चूसती हैं, ठीक है, ब्लड सकर होते हैं सब, ठीक है। अब आइए देखते हैं कीटों में ट्रैकी द्वारा श्वसन हेतु वातक तंत्र तथा उत्सर्जन वेल्पेगी नलिकाओं द्वारा होता है। देखिए कीट जो होते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं, वातक तंत्र होता है, ठीक है। आप उसको देखते हैं, कह सकते हैं 8 जोड़ी, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, काकरोच, सॉरी काकरोच, काकरोच में क्या होता है कि वातक तंत्र होता है, यानी वायु कोश होता है। वातक तंत्र मतलब होता है कि वायु कोश, वो जो है पर्यावरण से, यानी पर्यावरण से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जैसे वो उसके थ्रू श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है, वातक तंत्र उसे बोलते हैं, वायु कोश कह सकते हैं, वो होता है, ठीक है। इनका जो उत्सर्जन होता है वो मेलपेगी नलिकाओं द्वारा होता है। ये किसका काम करता है, कीटों में, कीटों में ट्रैकी द्वारा श्वसन होता है, ठीक है, वातक तंत्र होते हैं इन्हीं में, और ये उत्सर्जन किससे करते हैं,
मेलपीगी नलिकाओं द्वारा करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। ठीक है, रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। ठीक है, लाख कैरिया लैक्का या लेस्फर लैक्का नामक जो कीट होता है उससे क्या हमें मिलता है, उसे हमें रेशम मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये क्वेश्चन कि हमें जो रेशम है, पहले तो ये पूछेगा कि ये किस पौधे से मिलता है, तो हमें किससे मिलता है, शहतूत के पौधे पे, और वो जो जीव उसका क्या नाम है, लाख कैरिया लैक्का या लेसिफर लैक्का उसको बोलते हैं। वो क्या है, जो रेशम है वो एक कीट है। ठीक है, कीट वर्ग में रखा गया है। ठीक, कीट वर्ग में रखा गया है। अब आइए देखते हैं, देखिए इसमें कितना बचा है अभी। देख लेते हैं थोड़ा सा कि कितना बचा है, उसके बाद ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हमने पूरा जो पादप जगत का वर्गीकरण था उसके बारे में मतलब पूरा खत्म ही कर लिया, थोड़ा सा बचा है उसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कल से नया जो है चीजें नई तरीके से शुरू करेंगे। ठीक है, बायो में ही। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ऑक्टोपस जो है सिफेलोपोडा वर्ग। ठीक है, ऑक्टोपस जो है इसको 8 पैर होते हैं। सिफेलोपोडा वर्ग का एक मृदुक वची जंतु है। ठीक है, मृदुक वची मतलब क्या होता है, ये बहुत कोमल होता है। ठीक है, जो उसके 8 पैर होते हैं बहुत कोमल, इसी को मृदुक वची बोलते हैं। ठीक है, इसके सिर पर 8 भुजाएं, यानी इसके 8 पैर होते हैं। ठीक है, ऑक्टोपस को। और ये किस वर्ग से आता है, तो सिफेलोपोडा वर्ग से। ये वर्ग पूछता है तो ये इंपॉर्टेंट रखने की जरूरत है, मतलब याद रखिएगा आप इस चीज को। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि विशाल स्क्विड्स तथा कोलोसल स्क्विड्स सबसे बड़ा आकाशीय जीव है। कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, तो ये देखिए स्क्वीडस, कोलोसल स्क्वीडस क्या है, ये सबसे बड़े आकाशकीय जीव है। ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, वो सबसे बड़े जीव कौन कौन से हैं, स्क्वीडस है और कोलोसस स्क्वीडस है। ठीक है, ये दोनों हैं। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। जेलीफिश, निडेरिया, सितारा मछली या स्टार फिश, इकाइनोडर्म। ठीक है, कटल फिश, ये क्या है, ये मोलस्क है, मोलस्क वर्ग में। जेलीफिश किस वर्ग में है, निडेरिया कुल से है, संबंधित है। ठीक है, जो सितारा मछली है वो किस में संबंधित है, इकाइनोडर्म वर्ग से। जो कटल फिश है, कटल फिश जो है वो किस में आ जाती है, वो मोलस्क में आ जाती है। अब आगे देखते हैं कि जो हेग फिश है वो साइक्लोस्टोमेटा वर्ग में। ठीक है, डेविल फिश मतलब राक्षस मछली बोलते हैं, वो मोलस्क वर्ग में आती है। ठीक है, क्रेफिश, क्रेफिश आर्थ्रोपोडा। देखिए क्रेफिश जो है प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है क्रेफिश को। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सी मछली है, तो आप क्या बोलेंगे, क्रेफिश। इसका जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है क्रेफिश का, तो ये क्रेफिश हमें सबसे ज्यादा नॉर्थ अमेरिका में मिलती है। ये क्वेश्चन कभी कभी वनडे में भी पूछा है, पोस्ट भी लिखता है अक्सर, तो थोड़ा यहाँ बताने की जरूरत है कि क्रेफिश क्या है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री से बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। और ये मिलती कहाँ है, तो सबसे ज्यादा ये जो मिलती है वो नॉर्थ अमेरिका में, फ्लोरिडा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में जगह है फ्लोरिडा, वहां मिलती है बहुत ही ज्यादा, और जापान में भी बहुत ज्यादा ये मिलती है। ठीक है, ठीक, तुमने देखा कि जो क्रेफिश है वो आर्थ्रोपोडा संघ में आती है। अब आगे देखते हैं, समुद्री घोड़ा या अश्वमीन, हिप्पोकैम्पस, इसे क्या बोलते हैं, जो मैरीन हॉर्स है, या इसी को अश्वमीन बोलते हैं। मीन जो है ये कह सकते हैं आप संस्कृत वर्ड है, अश्वमीन जो है आप इसे संस्कृत वर्ड में देख सकते हैं। तो जो उसी को समुद्री घोड़ा बोलते हैं। ये हिप्पोकैम्पस वर्ग, इसी को हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ठीक है, जो एक अवास्तविक अस्थिल मछली है, यानी कि अस्थिल मतलब मरीन जीव है ये, तो इनको क्या बोलते हैं कि समुद्री जीव है, यानी कि इनका जो
आवास है वो कहाँ मिलेगा, समुद्रों में मिलेगा, स्थलों पे नहीं मिलेगा, तो ये अस्थिल मीन है। ठीक है, इसी को बोला जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। मछलियां जो हैं अपने श्वसन के लिए किसका यूज करती हैं, गलफड़ों का यूज करती हैं। ठीक है, ये पूर्णतया जल में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होती हैं। अच्छा, जो ये गलफड़े होते हैं, मछलियां जो है ऑक्सीजन लेने के लिए पानी के ऊपर आती हैं। ठीक है, जो इनके गलफड़े होते हैं वो अनुकूलित होते हैं। ठीक है, जल में घुली जो मछलियां मतलब सॉरी ऑक्सीजन होती है उसको लेने के लिए जो मछलियों के गलफड़े होते हैं वो अनुकूलित होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लेने के लिए वो वहां से भी लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग। अब उभयचर वर्ग में कौन कौन आ जाते हैं, एक तो मेढक आ जाता है। ठीक है, मेढक ये क्वेश्चन पूछता है कि उभयचर वर्ग में कौन आते हैं। ठीक है, वे ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जो है जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपायोजित यानी कि अनुकूलित होता है। ठीक है, एम्फीबिया यानी उभयचर वर्ग यानी मेढक जो है जलीय और स्थलीय दोनों जगहों पे रहने के लिए इनका जो शरीर है वो अनुकूलित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेप्टाइल जो वर्ग है, रेप्टाइल जो वर्ग है इसके अंतर्गत क्या आता है, कछुआ आ जाता है, मगरमच्छ आते हैं, सर्प यानी कि सांप आ जाते हैं। ठीक है, इन जंतुओं को इसमें रेप्टाइल वर्ग में शामिल किया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए। चमगादड़ जो है आकाश में उड़ने वाला एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है, स्तनधारी प्राणी है ना। ठीक है, जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ये क्या है, ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। और कैसा है, ये रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है चमगादड़। चूंकि ये रात में उड़ता है फिर भी इसे पक्षी वर्ग में नहीं वर्गीकरण किया गया इसका। ठीक है, कंगारू चूहा, ठीक है, जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। ठीक है, ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं। थोड़ा सा ही बचा है। ठीक है, थोड़ा सा बचा है कंगारू चूहा। ठीक है, अब आइए देखते हैं जो बचा है क्या है कि कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। ठीक है, ठीक है, उसमें यह अनुकूलता या उसके उत्सर्जन तंत्र यानी वृक्क जो है किडनी के लिए विशेष संरचना या कार्य प्रणाली के कारण होता है। ठीक है, वो सबसे लंबी अवधि तक जीवित क्यों रहता है, क्योंकि उसकी जो किडनी है और उसकी संरचना यानी कार्य प्रणाली है उसी के अनुसार वो अनुकूलित है। ठीक है, इसमें देखिए कि जो ब्लू व्हेल है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जलीय जीव है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। समुद्री शेर, ठीक है, मैरीन लायन, ठीक है, सील या कोका, वायरस तथा डॉल्फिन भी जलीय स्तनधारी जीव है। ठीक है, जिसमें डॉल्फिन जो है सिटेसिया गण से संबंधित है। ठीक है, ये कुल है उसका, डॉल्फिन का जो कुल है वो क्या है, यानी उसका जो वर्गीकरण है वो सिटेसिया गण में किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो समुद्री गाय है एक विशालकाय शाकाहारी जलीय स्तनधारी जीव है। ठीक, अब आगे देखिए। कीडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनधारी जीव है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर। ठीक है, हमने आज पूरा वर्गीकरण पढ़ लिया है वार्षिकी का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद क्लास, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए आराम से। ठीक है, नमस्कार साथियों।